पिछले क्लास में हम लोग बैटल ऑफ प्लासी के युद्ध के बारे में समझे थे। आज हम बैटल ऑफ बक्सर के युद्ध के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए जैसा कि आपका यहाँ पर हेडिंग दिया हुआ है, प्लासी के युद्ध के पश्चात आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी के युद्ध के बाद कंपनी जो है शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं है, क्योंकि कंपनी का जो अभी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है बंगाल में भारत में व्यापार को फैलाना। ठीक है, कंपनी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? भारत में व्यापार को फैलाना। तो इसलिए यह शासन की जिम्मेदारी संभाल नहीं सकता है। तो अंग्रेज क्या करता है? मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाता है। ठीक है, लेकिन क्लाइव और कंपनी की बढ़ती मांग के कारण जो है मीर जाफर नवाब की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, और मीर जाफर कंपनी को मांग को पूरा करने में असफल रहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्लासी के युद्ध में जब मीर जाफर को नवाब बनाया गया था तो मीर जाफर से बहुत सारे डिमांड किया गया और मीर जाफर ने बहुत सारा डिमांड को पूरा किया। लेकिन इतना बड़ा डिमांड था कंपनी का कि मीर जाफर का खजाना खाली हो गया, मीर जाफर के ऊपर तो कर्ज हो गया था। तो मीर जाफर जो है कंपनी को मांग को पूरा करने में असफल रहा। तब जाकर क्या होता है, मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी क्या करता है, फिर मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। जैसा कि मैंने आप पिछले क्लास में बताया था कि प्लासी के युद्ध को जीतने के बाद जो ब्रिटिश कंपनी है एक किंग मेकर की भूमिका में आ चुका है। तो अब ब्रिटिश कंपनी डिसाइड कर रहा है कि बंगाल का राजा कौन होगा, बंगाल का नवाब कौन होगा। जब उसे लगा तो मीर जाफर को बना दिया, जब उसे लगा तो मीर कासिम को बना दिया। और इस तरह से मीर जाफर ने जो कि सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया था, ठीक उसी प्रकार कंपनी भी मीर जाफर के साथ विश्वासघात कर दिया। तो इस तरह से देखते हैं कि मीर जाफर के साथ क्या हुआ। अब देखिए, जिस समय मीर जाफर बंगाल का नवाब बना था उस समय देखिए कंपनी का कितना बड़ा एम्बिशन है। जैसा कि हेडिंग दिया है, व्हेन मीर जाफर बिकम द नवाब, जब मीर जाफर नवाब बना तो देखिए इस समय क्या हो रहा है। कंपनी का डायरेक्टर एक आदेश जारी किया कि बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी का खर्च बंगाल उठाएगा। मतलब बम्बई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी में जो भी खर्चा होगा कंपनी का, सेना का, प्रशासन का, सारा खर्च कौन देगा, बियर करेगा? बंगाल बियर करेगा। अब इससे क्या होगा, मीर जाफर का खजाना तो खाली होना ही था। डायरेक्टर ये भी कहा कि बंगाल अपने राजस्व से, अपने रेवेन्यू से कंपनी के भारत में से होने वाले पूरे निर्यात का माल खरीदे। अब भारत से जो भी सामान जाएगा ये सारे के सारे सामान खरीदाएगा बंगाल के रेवेन्यू के पैसा से। कंपनी अब भारत के साथ व्यापार ही नहीं कर रही थी, बल्कि बंगाल के नवाब पर अपने नियंत्रण का फायदा उठाकर प्रांत की दौलत को लूट रही थी। कंपनी बैटल ऑफ प्लासी के बाद सिर्फ व्यापार नहीं कर रहा है, बंगाल को लूट रहा है और अंधाधुंध तरीके से लूट रहा है। तो ये सारे के सारे घटनाएं यहाँ पर घट रहा है। और इस तरह से जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब मीर जाफर कंपनी के डिमांड को पूरा करने में असफल रहा तो कंपनी ने क्या किया, मीर जाफर को बंगाल के नवाब से पद से हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाता है। और जब मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया तो गवर्नर बेंसीटार्ट ने इसे 1760 की क्रांति नाम दिया। ठीक है, क्योंकि 1760 में ही मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया गया। हालांकि यह बहुत ज़्यादा एग्जेजरेटेड लग रहा है, ये किसी भी दृष्टिकोण से क्रांति नहीं है। बंगाल का गवर्नर अपना मन से क्रांति कह रहा है। मीर कासिम ने नवाब का पद प्राप्त करने के लिए कार्यकारी गवर्नर हॉलवेल के साथ समझौता किया। ठीक है, ये वही हॉलवेल है जो ब्लैक हॉल ट्रेजेडी का सिद्धांत दिया था। तो मीर कासिम नवाब का पद प्राप्त करने के लिए गवर्नर हॉलवेल के साथ समझौता किया और इस समझौता में कहा गया, जैसा कि आपको पता है, जब मीर जाफर नवाब बना तो 24 परगना की जमींदारी दिया गया था कंपनी को।
1 करोड़ रुपया कंपनी को ऐसे दिया गया था खुशी के रूप में। कंपनी के कर्मचारी अधिकारी को पैसा दिया गया, रॉबर्ट क्लाइव को दिया गया, वाटसन को दिया गया। तो ठीक उसी तरह जब मीर कासिम नवाब बनता है तो कंपनी को वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव की जमींदारी मिलता है। इतना ही नहीं, कंपनी के अधिकारी को 30 लाख रुपया भी दिया जाता है गिफ्ट के रूप में। तो ये सब देखिए बंगाल में हो रहा है और बंगाल को ज़बरदस्त तरीके से लूटा जा रहा है कंपनी के द्वारा। अब क्या हुआ, जब मीर कासिम को भी लगा कि कंपनी का डिमांड तो अनलिमिटेड है, जिसे पूरा करना संभव नहीं है, तो मीर कासिम अंग्रेज के इंटरफेरेंस से बचने के लिए मीर कासिम क्या करता है, अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफ़र करता है। अब ध्यान रखेंगे कि मुर्शिद कुली खां के द्वारा ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी लाया गया था। अब मीर कासिम के द्वारा मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और इस तरह से मीर कासिम यूरोपीय मॉडल पर अपनी सेना को आधुनिकीकरण किया, मजबूत बनाया, तोप और बंदूक कारखाना स्थापित किया मुंगेर में। अभी भी आप देखेंगे बिहार के मुंगेर में यहाँ पर बंदूक कारखाना है। और जो भ्रष्टाचार था उस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का प्रयास किया। ठीक है, मीर कासिम के द्वारा ब्यूरोक्रेसी को रीऑर्गेनाइज करने का प्रयास किया गया और जो दस्तक का दुरुपयोग करता था कंपनी, उस दस्तक के दुरुपयोग को फिर से प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया, जो प्रतिबंध कभी मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला लगाया था। तो जब ये सब किया जा रहा था तो इन सारे चीज़ों को ब्रिटिश कंपनी ने विरोध कर रहा था। इतना ही नहीं, 1763 में क्या होता है, नवाब आंतरिक व्यापार पर सभी कर को समाप्त कर दिया। क्योंकि दस्तक का दुरुपयोग कर रहा था ब्रिटिश कंपनी, तो नवाब सभी प्रकार के आंतरिक कर को समाप्ति कर दिया। इस कारण से कंपनी को अब घाटा होने लगा, क्षति होने लगा। तो इस कारण से क्या होता है, कंपनी और नवाब के बीच में तनाव उत्पन्न हो गया, ये आंतरिक कर को समाप्त करने के कारण। और चूंकि इससे अंग्रेज का विशेषाधिकार समाप्त हो रहा था। और इस तरह से आप देखेंगे जुलाई 1763 का समय है जब अंग्रेज ने मीर कासिम के खिलाफ युद्ध की घोषणा करता है और मीर जाफ़र को फिर से बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। देखिए, फिर उसी मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। और इस तरह से देखेंगे कि यहाँ पर भी एक कंडीशन रखा गया कि मीर जाफ़र प्रत्येक महीना कंपनी को 5 लाख रुपया देगा लेकर। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक हेडिंग दिया है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी किंग मेकर की भूमिका में आ गई। ठीक है, अब देखिए आगे की जो घटना है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। कंपनी और उसके नौकर भारतीय अधिकारियों और जमींदारों को उपहार और घूस देने के लिए बाध्य करते थे। जब क्या हो रहा है, जब ब्रिटिश कंपनी किंग मेकर की भूमिका में आ गया तो कंपनी और उसका जो नौकर है, जो अधिकारी है, जो कर्मचारी है, ये जमींदार को गिफ्ट देने के लिए, घूस देने के लिए बाध्य कर रहा है। जो हमारे यहाँ का जो आर्टिजन्स है, जो दास्तकार है, जो किसान है, जो व्यापारी है, इनको अपना माल अंग्रेज को सस्ता में बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अंग्रेज का माल महंगा में खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये सब काम यहाँ पर कंपनी करना शुरू कर रहा है प्लासी वार के बाद। जो लोग ऐसा नहीं करते थे उन्हें अक्सर कोरा से मारा जाता था, जेल में बंद कर दिया जाता था। एक ब्रिटिश इतिहासकार है, उसका नाम है पर्सिवल स्पीयर। इन्होंने इस काल को खुली और निर्लजतापूर्ण लूटपाट का युग बताया है। इस स्टेटमेंट को भी आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। वास्तव में जो अपनी समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था बंगाल, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, 18वीं सदी का सबसे समृद्ध प्रांत था बंगाल। ये बंगाल धीरे धीरे नष्ट हो रहा था। इस बंगाल को ब्रिटिश कंपनी धीरे धीरे अंदर से खोखला कर रही थी। तो ये सब रहा प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश कंपनी बंगाल के साथ जो किया है। इस तरह से अब क्या हो रहा है, बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि भी तैयार हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, जुलाई 1763 का समय था और इस जुलाई 1763 में क्या हुआ था, मीर कासिम को हटाकर फिर से मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया गया और मीर कासिम के खिलाफ अंग्रेज ने विद्रोह शुरू कर दी।
तो मीर कासिम क्या होता है, बंगाल से भागकर अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के पास पहुंचता है शरण मांगने के लिए। अब आपके माइंड में एक बात आएगा कि आखिर ये मुगल सम्राट से शरण मांगने क्यों नहीं गया, तो क्योंकि इस समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी अवध में ही शरणार्थी के रूप में रह रहा था। इस समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी अपने ऑफिशियल से परेशान था, ठीक है, और उस डर से यह अवध में रह रहा था। और इस तरह आप देखेंगे अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल का जो एक्सपेल्ड नवाब है मीर कासिम, इस तीनों की संयुक्त सेना अंग्रेज के खिलाफ एक समझौता करता है और फिर इसी का परिणाम है 1764 में बक्सर का युद्ध। तो अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि बक्सर का युद्ध क्या है। देखिए आपका हेडिंग है बैटल ऑफ बक्सर 22 अक्टूबर 1764। तो जो बक्सर का युद्ध है, इस युद्ध में आप देखेंगे अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, ठीक है, बंगाल का निष्कासित नवाब मीर कासिम और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की लीडरशिप में क्या हो रहा है, ब्रिटिश सेना के हुक्टर मुनरो की लीडरशिप वाली सेना के बीच एक वार हो रहा है। मतलब भारत से 3 पावर है, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला है, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय है और बंगाल का जो एक्सपेल्ड नवाब मीर कासिम है। इस तीनों की सेना ब्रिटिश सेना हेक्टर मुनरो की लीडरशिप में लड़ रही है। तो इस तरह से आप देखेंगे बक्सर के युद्ध में अंग्रेज की सेना का जो सफल नेतृत्व किया है हेक्टर मुनरो किया है और मीर कासिम की सेना का लीडरशिप गुरगिन खां के पास था। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 1764 में जो बक्सर का युद्ध हो रहा है, ये युद्ध प्लासी के युद्ध की तरह कोई मैच फिक्सिंग का युद्ध नहीं है, ये एक खुला युद्ध है और इसमें ब्रिटिश कंपनी ने अपनी सैन्य पावर को दिखा दिया है, अपनी शक्ति को दिखा दिया है। इस युद्ध में हो क्या रहा है, आप देखेंगे कि शुजा-उद-दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय की लीडरशिप वाली जो ज्वाइंट मिलिट्री है, इसकी पराजय हो रहा है, यह हार रहा है और इस तरह से यह भारत के इतिहास का सबसे कह सकते हैं निर्णायक युद्ध में से एक था, क्योंकि इसने भारत की 2 बड़ा शक्ति अवध और मुगल सम्राट इसको पराजित किया है और अंग्रेज जो है अपनी श्रेष्ठता को स्थापित कर दिया है। और इस तरह से इस युद्ध ने अंग्रेज को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का एक निर्विवाद शासक बना देता है और अवध जो है ये भी बंगाल की दया का मोहताज हो जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि बक्सर का जो युद्ध है एक खुला युद्ध है, यह प्लासी के युद्ध की तरह कोई मैच फिक्सिंग का युद्ध नहीं था। और इस तरह से इस युद्ध के पश्चात क्या होता है, शाह आलम द्वितीय अंग्रेज के शरण में आ जाता है और नवाब शुजा-उद-दौला कुछ दिनों तक क्या होता है, ब्रिटिश के साथ फाइट करता है और उसके बाद आत्मसमर्पण कर देता है और मीर कासिम जो है दिल्ली की ओर भाग जाता है और फिर 1777 में उसका आगे मृत्यु हो जाएगा। अब ये जो बक्सर का युद्ध है, ये बक्सर का युद्ध में जो सबसे ज़्यादा क्षति हुआ है वह अवध के नवाब को हुआ है, क्योंकि मीर कासिम के पास तो कुछ था ही नहीं। शाह आलम द्वितीय स्वयं शरणार्थी के रूप में अवध में रह रहा था, तो इसमें ज़्यादा क्षति अवध के नवाब को उठाना पड़ा है, क्योंकि आप देखेंगे कि मुगल शासक और मीर कासिम के पास होने के लिए कुछ भी नहीं था। और इस तरह से आप देखेंगे बक्सर के युद्ध के समय टेम्स की सेना जो है गंगा पार करके बनारस और इलाहाबाद तक पहुंच जाती है। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि बक्सर के युद्ध का क्या परिणाम है, क्या महत्व है, रिजल्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर। तो देखते हैं इस बैटल ऑफ बक्सर का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या रिजल्ट रहा है। तो इसमें आप देखेंगे प्लासी के युद्ध की विजय सिराज-उद-दौला के सेना नायक के विश्वासघात का परिणाम था। ये आपको पता है, प्लासी के युद्ध में जो विजय हुआ है वो तो सिराज-उद-दौला का जो सेना नायक था मीर जाफर, उसके विश्वासघात का परिणाम था। लेकिन
बक्सर के युद्ध में ऐसा कुछ नहीं हुआ, अंग्रेज बिना किसी छल कपट से क्या होता है, विजय होता है। अंग्रेज अपनी सैन्य पावर को स्थापित कर देता है और इस तरह से बंगाल में अंग्रेजी प्रभुत्व की स्थापना हो जाती है और कंपनी एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप धारण कर लेता है। और इस तरह आप देखेंगे इस युद्ध में पहली बार ब्रिटिश कंपनी को भारत की सर्वश्रेष्ठ सेना के समक्ष परीक्षा देना पड़ा, जिसमें ब्रिटिश कंपनी निश्चित रूप से सफल हुआ। तो इस तरह से बक्सर के युद्ध का ये सब आप देख रहे हैं कारण है। इसी तरह देखेंगे इस युद्ध के पश्चात ब्रिटिश कंपनी उत्तर भारत की एक शक्ति बन चुका है, नॉर्थ इंडिया के एक पावर बन चुका है। बंगाल का जो नया नवाब है उसका कठपुतली था, अवध का नवाब उसका आभारी है और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय उसका पेंशनर बन चुका है। इतना ही नहीं, बंगाल से लेकर इलाहाबाद तक का जो फर्टाइल लैंड है, जो उपजाऊ क्षेत्र है, वह कंपनी के कदमों में था, जहां से दिल्ली को आसानी से देखा जा सकता है। इसका मतलब है अब कंपनी का नेक्स्ट एम जो होने वाला है वह दिल्ली होगा, ठीक है, क्योंकि दिल्ली उस समय भारत की संप्रभुता का प्रतीक था। और इस तरह आप देखेंगे कि इस बक्सर के युद्ध के बाद, बैटल ऑफ बक्सर के बाद आप देखेंगे जो बंगाल और अवध जो अंग्रेज के अधिकार में आया, फिर कभी बाहर आने का प्रयत्न नहीं किया और इस तरह ये बंगाल और अवध 1947 तक अंग्रेज के अधीन रहा। इस तरह आप देखेंगे अब यहाँ पर देखिए, अभी हमने जो प्लासी के युद्ध को और बक्सर के युद्ध को हमने समझा, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर, और जिस तरह से बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर में अंग्रेज को एक बहुत बड़ी जीत मिला और अंग्रेज एक व्यापारिक कंपनी से एक राजनीतिक सत्ता की तरफ बढ़े और भारत में अपना एक सत्ता स्थापित किया है। इससे आप देखेंगे तो यह प्लासी और बक्सर ही था जिसके कारण अंग्रेज आशा अंतरिप, केप ऑफ गुड और मॉरिशस को जीतने के लिए मजबूर हुआ और उसको उपनिवेश बनाने के लिए बाध्य हुआ। मिस्र को अपने संरक्षण में लिया ताकि भारत के साथ उसका व्यापार आसानी से चलता रहे। यह बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर ही था। यह बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी ही था जिसने अंग्रेज मध्यवर्ग, जो इंग्लिश मिडिल क्लास है, उस युवा को अपनी प्रतिभा तथा उद्योग को बढ़ाने का अवसर दिया और जो ब्रिटिश एरिस्टोक्लास है इसको अपनी प्रशासनिक प्रतिभा दिखाने का अद्वितीय अवसर दिया। ये बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर ही था, जिसके कारण आप देखेंगे ब्रिटेन से बहुत सारे अभिजात वर्ग भारत में आकर अपनी प्रशासनिक प्रतिभा दिखा रहे हैं। इसके बाद यह बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी ही था जिसके कारण ब्रिटेन के व्यापारियों, उद्योगपतियों को ब्रिटेन की ग्राहक की अनंत मांग को पूरा करने की शक्ति दिया। तो ये सब देखिए बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के कारण ये सब हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोग बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी को हमने देखा है। तो हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे ये देखते हैं कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब जो शुजाउद्दीन है, इसके बीच एक संधि होने वाला है जिसे हम इलाहाबाद की संधि के नाम से जानते हैं, जो कि 1765 में होने वाला है। तो इस संधि को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।